वक्त नूर को ही बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कदर कर ए बंदे, क्योंकि वक्त कोयले को ही कोहिनूर बना देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा था सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ठीक है ना। तो आज जो हमारा इसमें टॉपिक होगा सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां, यानी क्षेत्राधिकार या शक्तियां एक ही बात है। यानी हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, उसके जो अधिकार या शक्तियां क्या है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां। यानी क्षेत्राधिकार, अपने क्षेत्र में जो अपना अधिकार क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार या शक्तियां। तो अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131 पहली शक्ति दी गई है क्या है भाई? अनुच्छेद 31 में क्या मतलब सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां में 6 शक्तियां विभाजित है। तो 6 शक्तियां में हम पहली शक्ति देखते हैं, मूल या आरंभिक, मूल या आरंभिक, मूल या आरंभिक अधिकारिता, अधिकारिता कह दो या शक्ति कह दो या क्षेत्राधिकार कह दो। मूल या आरंभिक अधिकारिता, ये सर्वोच्च न्यायालय हमारी सुप्रीम कोर्ट की पहली शक्ति है। मूल या आरंभिक अधिकारिता क्या होती है भाई? मूल या आरंभिक अधिकारिता यह पहली शक्ति है। क्या होती है मूल या आरंभिक अधिकारिता? यानी मान लीजिए एक राज्य प्लस केंद्र सरकार, मान लीजिए एक राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कोई मामला चल रहा है, ठीक है, लेकिन उस पे वो मामला अगर किसी के पक्ष में भी जाओ, चाहे राज्य के पक्ष में जाओ चाहे केंद्र सरकार के पक्ष में जाओ फैसला, लेकिन जो उसका फैसला होगा वो सिर्फ हमारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, हमारा उच्चतम न्यायालय करेगा। यानी मूल या आरंभिक अधिकारिता का मतलब यही होता है, अगर फैसला राज्य और केंद्र सरकार के बीच वाद विवाद चल रहा है, उस पर फैसला सिर्फ हमारा सुप्रीम कोर्ट ही देगा। ठीक है, मूल या आरंभिक अधिकारिता ये पहली शक्ति है। ठीक है, आप देख सकते हो पहली शक्ति मूल या आरंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 131 में दी गई है। ठीक है, अब हम दूसरी शक्ति देखते हैं, अपीलीय शक्ति या अपीलीय क्षेत्राधिकार या अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय क्षेत्राधिकार भी हम कह सकते हैं, अपीलीय शक्ति भी कह सकते हैं, अपीलीय अधिकारिता भी हम इसे कह सकते हैं। अब अपीलीय अधिकारिता क्या होती है हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसमें कुछ, अपीलीय अधिकारिता कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। 4 कौन कौन सी? संवैधानिक, संवैधानिक विषयों से जुड़ी, संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलीय, अपीलीय संवैधानिक, संवैधानिक विषय से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 132। ठीक है, संवैधानिक विषयों से जुड़ी। दूसरी हमारी होती है सिविल विषयों से जुड़ी, सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें। सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 133। ठीक है,
आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 134, ठीक है। और विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें, विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें अनुच्छेद 136। अब भाई ये क्या होती है? अपीलीय अधिकारिकता या अपीलीय क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट की दूसरी शक्ति हम पढ़ रहे हैं। अपीलीय अधिकारिकता यानी हम अपीलीय अधिकारिकता भी हम इसे कह सकते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी हम इसे कह सकते हैं, अपीलीय शक्ति भी हम इसे कह सकते हैं। अपीलीय शक्ति क्या होती है? यानी मान लीजिए अगर आपका केस किसी हाई कोर्ट में चल रहा हो और हाई कोर्ट ने आपके जो केस पर फैसला दे दिया, ठीक है, वो फैसला आपके विरुद्ध है, ठीक है, आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। आपने फिल्मों में देखा नहीं है क्या कि हाई कोर्ट अगर फैसला दे देता है तो वह कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, यानी वो सुप्रीम कोर्ट में अपने में अपील रख सकता है। किसी हाई कोर्ट ने उसे फैसला सुना दिया हो और वो फैसला उसके पक्ष में न हो तो वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अपील कर सकता है। संवैधानिक विषय से जुड़ी अपीलें कर सकता है वो अनुच्छेद 132 के तहत, सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें कर सकता है अनुच्छेद 133 के तहत, और आपराधिक विषय से जुड़ी अपीलें कर सकता है अनुच्छेद 134 के तहत। विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें अनुच्छेद 136। यानी ये अपीलीय अधिकारिकता है, ये सर्वोच्च न्यायालय की दूसरी शक्ति है, ठीक है। आप देख सकते हो तीसरी शक्ति क्या है भाई? न्यायिक पुनः विलोकन। न्यायिक पुनः विलोकन अनुच्छेद 137, ठीक है। न्यायिक पुनः विलोकन अर्थ से भी ध्यान पड़ता है। न्यायिक पुनः विलोकन, पुनः का मतलब दोबारा, यानी किसी हाई कोर्ट ने या कोई फैसला दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट उससे सहमत नहीं है तो क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि भाई इस मामले की पुनः विलोकन यानी पुनः दोबारा से जांच की जाए। न्यायिक पुनः विलोकन की शक्ति ये हमारी सर्वोच्च न्यायालय की जो तीसरी शक्ति है, महत्वपूर्ण शक्ति है, न्यायिक पुनः विलोकन की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मामले को पुनः शुरुआत करवा सकता है, पुनः से केस को रीओपन करवा सकता है। हम कह सकते हैं पुनः विलोकन की शक्ति। अगर उसे लगता है कि इस मामले की पुनः से जांच की जाए तो वह न्यायिक पुनः विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 137 का उपयोग करके कह सकता है कि न्यायिक पुनः विलोकन उसके पास है। सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या शक्ति है? न्यायिक पुनः विलोकन की शक्ति है। वह मामले की पुनः जांच करवा सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। न्यायिक पुनः विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 137, ठीक है। हमने 3 शक्तियां पढ़ ली है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें। चौथी शक्ति क्या है? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 क्या कहता है कि अनुच्छेद 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को
सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? तो देखिए, अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है, जैसे आप इतिहास में पढ़ते हो कि अशोक का अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख, यानी वो शिलालेख होता है जो उससे ज्ञात होता है कि यहाँ पर उनका शासन था, यहाँ पर उनका शासन था। ठीक है, उसी प्रकार अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है, यानी अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। यह अभिलेख न्यायालय घोषित क्यों करता है? जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? कोई फैसला दिया, ठीक है, तो उस फैसले को क्या करना पड़ता है? हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय को भी फॉलो करना पड़ेगा, उसे मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो उसे हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, ठीक है ना, उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस फैसले को नहीं मानते हैं तो उसे अवमानना अवमानना करने पर सुप्रीम कोर्ट दंड भी दे सकता है, ये क्या है भाई? जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, ठीक है, तो फैसला पर उस फैसले पर उसे हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय जो हमारे उसे भी मानना पड़ेगा, ठीक है। मान लिया हाई कोर्ट उल्लंघन करता है इस फैसले का, यानी अवमानना करता है, तो अवमानना करने पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सजा दे सकता है अवमानना करने पर। क्यों दे सकता है? क्योंकि अभिलेख न्यायालय घोषित करता है अनुच्छेद 129, यानी अभिलेख का मतलब है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया तो इसे एक अभिलेख की तरह रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा, एक अभिलेख की तरह। ये जो फैसला एकदम सुरक्षित रखा जाएगा, तो ये हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस फैसले को नहीं मानते हैं तो वह अवमानना करने पर सुप्रीम कोर्ट उसे दंड भी दे सकता है अवमानना करने पर। तो ये क्या है? अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको अभिलेख न्यायालय, ये चौथी शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है। पांचवी शक्ति क्या है? परामर्श अधिकारिता। परामर्श अधिकारिता क्या होती है? यह सर्वोच्च न्यायालय की पांचवी शक्ति है, परामर्श अधिकारिता। परामर्श अधिकारिता का मतलब होता है कानूनी सलाह, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है, राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है, या राष्ट्रपति द्वारा चयनित किसी जो कानून का जो जानकार होता है उसे सलाह ले सकता है। परामर्श अधिकारिता यह सर्वोच्च न्यायालय की पांचवी शक्ति है। तो आप देख सकते हो परामर्श अधिकारिता का मतलब होता है कानूनी सलाह। जो सुप्रीम कोर्ट है वो कानून की सलाह ले सकता है, कानून के विशेषज्ञों से सलाह ले सकता है, राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है। और परामर्श अधिकारिता कानूनी सलाह ले सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143, ठीक है। अनुच्छेद 143 के तहत वो कानूनी सलाह ले सकता है, राष्ट्रपति से विचार विमर्श कर सकता है, सलाह ले सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। परामर्श अधिकारिता। लाइक कर दीजिए, इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं। इतनी सर्दी पड़ रही है भाई, देखिए इतनी सर्दी में आप देख सकते हो RJ10 का तापमान नेट पर सर्च करके देख सकते हो 5 डिग्री 7 डिग्री, इससे नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये जिला RJ10 है भाई, चूरू जिला है। सर्दी तो खैर पड़ती है
और इतनी सर्दी में हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। कुछ लोग तो इसमें नहाते भी नहीं हैं, लेकिन क्या करें, हमें तो अपना कार्य करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की जो छठी शक्ति होती है, रीट अधिकारिकता। रीट अधिकारिकता क्या होती है, ये हमें अनुच्छेद 32 में बताया गया है। अनुच्छेद 32 में रीट अधिकारिकता यानी क्या है, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रीटें बताई गई है। 5 प्रकार की रीटें कौन सी रीटें हैं, देखते हैं हम। सर्वप्रथम पहली रीट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिच्छेद, उत्प्रेषण, और जो 5वीं रीट होती है अधिकार परिपक्षा। ये 5 प्रकार की रीटें हैं। पहली रीट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, प्रतिच्छेद, उत्प्रेषण, अधिकार परिपक्षा। ये जो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 रीटें जारी की है, वो क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिच्छेद, उत्प्रेषण, अधिकार परिपक्षा। ये 5 प्रकार की रीटें हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार में उन शक्तियों में हमने शक्तियां विशेष रूप से पढ़ ली है। अनुच्छेद 32 में ये 5 प्रकार की रीटें बताई गई है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र तथा शक्तियां आज हमने कंप्लीट कर ली है। बेसिक सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो 1-2 जानकारी भी कर लेते हैं, उसके बाद ये हमारा टॉपिक सुप्रीम कोर्ट समाप्त हो जाएगा। अब क्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार तथा शक्तियां तो हमारी हो गई है कंप्लीट। अब देखते हैं भारत के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश। भारत के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुए, ये क्वेश्चन है। भारत के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुए, यानी भारत के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हमें उत्तर मिलता है H.G. कानिया। हीरालाल जी कानिया भारत के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे थे। यानी हम कह सकते हैं कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जी कानिया थे। वर्तमान में मैं बात करूं, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो हमें उत्तर मिलता है S.A. बोबडे।
इनका पूरा नाम हमें मिलता है शरद अरविंद बोबडे। यह भारत के क्रम अनुसार 47वें मुख्य न्यायाधीश है, 47वें मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, आपको पूछे भारत के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जी कानिया। और वर्तमान में कौन है, तो एस.ए. बोबडे, शरद अरविंद बोबडे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। 46वें हमारे रंजन गोगोई थे और 45वें दीपक मिश्रा थे। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस चीज को। भारत में सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात चल रही है हमारे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। साथ में हम महिला की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, यह एक ताज्जुब की बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जो अभी तक 8 महिलाएं रह चुकी हैं, वर्तमान में भी 8वीं जो कार्यरत है, लेकिन अभी तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। केवल न्यायाधीश ही बनी है, मुख्य न्यायाधीश अभी तक एक भी महिला नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी। और वर्तमान में मैं बात करूं, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश, महिला न्यायाधीश तो हमें मिलता है इंदिरा बनर्जी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश तो फातिमा बीबी थी और वर्तमान में इंदिरा बनर्जी मिलता है, क्योंकि अभी तक 8 ही महिलाएं हुई है जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुकी है और अभी तक मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है एक भी। ठीक है दोस्तों, आपको आज की ये क्लास हमारी कैसे लगी। आज इस टॉपिक के साथ हमारा सुप्रीम कोर्ट समाप्त होता है। हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा आप सभी को। तो आज की क्लास हमारी आपको कैसे लगी, आगे भी मैं इस तरीके से रोचक और मज़ेदार वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।